वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस बिंदु पर वैद्युत विभव, समझे? देखो इसको ढंग से समझोगे तब ये जाकर के समझ में आएगा। देखिए क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, सुनो जी। इसको पढ़ने में हम लोगों को एक ऐसा बिंदु लेना होगा जो बिंदु न ही अक्ष पर होगा और न ही निरक्ष पर होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। तो आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए सबसे पहले दो बिंदु लेना पड़ता है और उससे भी पहले क्या करना पड़ता है, एक माध्यम चुनना पड़ता है ना। तो ये वो डिब्बा बना रहे हैं और इस डिब्बे के अंदर, ठीक है ना, हम एक ऐसे माध्यम की कल्पना करेंगे जिसका परावैद्युतांक k होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने एक परावैद्युत माध्यम ले लिया जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ऐसे दो बिंदु ले लिए a और b। अब हल्ला मत करो, अब इधर देखो। इस परावैद्युत माध्यम के अंदर ये दो बिंदु ले लिए a और b, ठीक है ना। जिन दोनों बिंदुओं के बीच की अल्पतम दूरी जो है 2a है तथा इन दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु पर माइनस q आवेश तथा दूसरे बिंदु पर प्लस q आवेश रख लिए। ऐसा वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया, ठीक है ना। एक बिंदु पर प्लस q आवेश और एक बिंदु पर माइनस q आवेश रखकर, ठीक है ना, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिए ए बी, ठीक है ना। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, अल्पतम दूरी 2a है तथा इनको मिलाने वाली सीधी रेखा जो है वह AB है, समझे जी। AB इन दोनों वैद्युत दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी रेखा हो गई। इसका मध्य बिंदु कहीं हो गया O, ठीक है ना। अब इससे कहीं कुछ दूरी पर, मतलब इन दोनों बिंदु आवेशों से बहुत दूर तथा मध्य बिंदु से हल्ला मत करो, इधर देखो। मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लिए, सुन रहे हो, P, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव V की गणना करनी है। देख रहे हो, ये न अक्ष पर दिखाई दे रहा है और न ही निरक्ष पर दिखाई दे रहा है, ठीक ना, है साइड में कहीं है, ठीक ना। कहीं कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है ना। समझ में आया क्या करना है अभी तक? इस चित्र में हम क्या क्या किए हैं समझे हो? सबसे पहले एक परावैद्युत माध्यम लिए हैं, ठीक है ना, जिसका परावैद्युतांक k है। इस परावैद्युत माध्यम के अंदर दो बिंदु लिए हैं A और B, ठीक है ना। उन दोनों बिंदुओं पर दो बिंदु आवेश, एक ऊपर प्लस Q और एक ऊपर माइनस Q रखे हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद इनके बीच की अल्पतम दूरी 2a रखी गई है, ठीक है ना। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, मतलब कहीं कुछ दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, ठीक है ना, जिसकी दूरी मध्य बिंदु से कितनी है, स्मॉल r, ठीक है ना। अब बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है ना। यह बिंदु P जो है वह न निरक्ष पर दिखाई दे रहा है और न ही अक्ष पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए। तो हमें जब हम लोग यहाँ बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करने जब हम लोग चलते हैं
तो उस स्थिति में हम लोगों को प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी की जरूरत पड़ती है और माइनस क्यू आवेश से भी बिंदु P की दूरी की जरूरत पड़ती है। ठीक ना, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। जब हम लोग वैद्युत विभव यहाँ बिंदु P पर निकालेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब वैद्युत विभव की गणना करेंगे बिंदु P पर, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी की जरूरत पड़ेगी, अर्थात इस दूरी की जरूरत हमें पड़ेगी और ये दूरी हमें मालूम नहीं है, हाई वाली दूरी हमें मालूम नहीं है कितनी है। या इस बिंदु के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर जब हम लोग वैद्युत विभव निकालने चलेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण भी जब बिंदु P पर वैद्युत विभव हम लोग निकालेंगे तो इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, यह दूरी भी हमें मालूम नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो बीच में से गुजरने वाली ये जो OP वाली रेखा है, इसको थोड़ा हम लोग बढ़ा करके लेके आएंगे इधर पीछे तक, ठीक ना। और इस पर एक लंब डाल लेंगे ऐसे, देखो जी, एक लंब ऐसे डाल लिया गया और एक लंब ऐसे डाल लिया गया इस पर, समझ रहे हो। और मान लेते हैं कि ये जो रेखा है, ठीक ना, वह इस मध्य बिंदु O से मिलाने वाली है, जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है OP, ठीक ना। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का माननीय न होता है, तो इसके साथ थीटा डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, समझ में आया। थीटा डिग्री के कोण पर क्या है, ये झुकी हुई है। अब भाई नीचे वाली यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होती है, A होती है। यह अभी कितनी होती है, A होती है। हई हो A है, हई हो A है, ठीक ना। यहाँ कोण कितना होता है, थीटा, समझे। तो इस पर E और F AB लिखे है ना, C और D मान लेते हैं, ये दो बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो अभी देखा कि दूरी हमें सिर्फ यहां से यहां तक की मालूम थी। अब लंब डालने से फायदा यह हुआ कि इसकी लंबाई और यहां से C से मतलब B से लेकर के P की लंबाई और C से लेकर के P की लंबाई, ये दोनों बराबर हो गई, समझ में आया। जितना बड़ा यहां से यहां तक है उतना ही बड़ा यहां से यहां तक, मतलब C से P की लंबाई वो बराबर है किसके, BP के। CP बराबर है किसके, BP के, ठीक है ना। मतलब देखो BP बराबर है किसके, CP के। BP बराबर है किसके, CP के। CP को क्या लिखा जा सकता है, CP को इस चित्र के अनुसार OP माइनस इतना लिख सकते हैं हम लोग, पूरा इतना बढ़न OP है, उसमें से इतना घटा दें तो नहीं मिल जाएगा CP, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BP बराबर CP, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, OP माइनस OC, ठीक है ना जी। या अगर हम लोग इसमें चलें, है नहीं, देखो इधर जो लंब डाला गया है, तो ये वाली भुजा जो है इस भुजा से बड़ी दिखाई दे रही है, भाई AP जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है किससे, BP से। और कितना बड़ा है, तो इससे भी बड़ा दिख रहा है, इससे भी बड़ा दिख रहा है,
तो इसकी लंबाई को इसके लंबाई के सापेक्ष लिखने के लिए, ठीक है ना, हम लोग इसको बदल करके इसको बढ़ा करके ले आए हैं पीछे और इससे एक इस पर लंब डाल लिए हैं, ठीक है ना। तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों आपस में क्या हो गई है, बराबर। मतलब जितना बड़ा हैजा से हैजा ले हो उतना ही बड़ा हैजा से हैजा ले है। मतलब कहां से कहां तक की लंबाई, ए से पी तक की लंबाई जो है, एपी की लंबाई वह डी से पी तक की लंबाई के बराबर हो गई है, ठीक है ना। और डीपी की लंबाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीपी नहीं ओपी, क्या लिख सकते हैं, ओ से पी तक की लंबाई प्लस है इतना लंबाई, ठीक है ना, है इतना लंबाई। तो इतना लंबाई को क्या लिखेंगे, ओडी प्लस में ओडी, ठीक है ना, समझे। देखो एक बार क्या करना पड़ा, पहली बार में हम लोग क्या किए हैं, हमें मालूम है सिर्फ ये यहां से यहां तक की लंबाई, देख रहे हो, केवल ये वाली लंबाई हमें मालूम है, अर्थात ओ से पी तक की लंबाई स्मॉल आर केवल दिया गया, ठीक है ना। लेकिन इस लंबाई से हमें काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। हमें जरूरत किस लंबाई की पड़ेगी, जब यहाँ बिंदु बिंदु बी पर मौजूद प्लस क्यू आवेश के कारण जब बिंदु पी पर हम वैद्युत विभव निकालने चलेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ बिंदु बी से लेकर के पी तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी, जो दूरी हमें मालूम नहीं है। तो इस दूरी को इसी दूरी के सापेक्ष लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम एक लंब डाल लिए है इस पर, ठीक है ना, एक लंब खींच लिए। लंब खींच लेने से फायदा यह हुआ कि इसी के बराबर की लंबाई इसमें से मिल गई, ठीक है ना, इसी के बराबर की लंबाई किसमें से मिल गई, एओपी में से, समझे। ओ से पी तक इतना बड़ा था ना, तो इसी के बराबर एक छोटा सा लंबाई यहां दिखाई दे रहा है, सी से पी तक की दूरी। अब सीपी की लंबाई को निकालने के लिए, सी से पी तक की लंबाई को निकालने के लिए, सीपी की लंबाई को निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं, तो देखो बीपी को बराबर लिख लिए किसके, सीपी के। अब चूंकि सीपी तो आर नहीं न है, आर कहां से कहां तक है, ओ से पी तक आर है, तो इसलिए ओपी में से है छोटी मुखी ये जो है लंबाई नीचे दिखाई दे रही है, इसको हमने घटा दिया। ओपी में से छोटा सा लंबाई ओसी को क्या की, घटा लिए। ओसी बस निकाल करके वहां मान रख देंगे ओसी का, हमें पता चल जाएगा, समझ में आया। ठीक वही काम जब यहाँ हम लोग करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव जब निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव जब निकालेंगे, तो उसमें हमें यहाँ माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी, अर्थात एपी की जरूरत पड़ेगी। एपी भी हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम केवल क्या है, ओ से लेकर के पी तक की लंबाई, ओ से लेकर के कहां तक की लंबाई, पी तक की लंबाई, ठीक है ना। इस लंबाई को भी अब इसके सापेक्ष बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इस पर भी एगो लंब खींच लेंगे यहां से, ठीक है ना। यह जब लंब खींचेंगे तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई पूरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, बराबर, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अब यहां से यहां तक की लंबाई तो मालूम है आर है, अब उसमें केवल इतना जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर पता चल जाएगा, समझे जी। तो यहां से यहां तक की लंबाई अर्थात ओपी में जोड़ दिए हैं कौन, ओडी नीचे वाला, ओपी में जोड़ दिए हैं कौन, नीचे वाला ओडी, ठीक है ना, समझे। अगर इधर ये थीटा बन रहा है तो हेनियो क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब बस यही निकाल लेना होगा हम लोगों को। सुनो, तो सबसे पहले इस चित्र में क्या क्या किया गया है बताइए। सबसे पहले हम लोग इस चित्र के बारे में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो
ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है ना, समझे। तथा वैद्युत द्विध्रुव AB तथा वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है ना, प्लस Q एवं माइनस Q कूलाम के दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2a है। ठीक है जी, जिनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2a है। अब आगे क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कहां तक, स्मॉल r दूरी पर कहीं एक बिंदु P है, जिस पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कहीं मतलब कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, एक बिंदु P है, ना अक्ष पर है ना निरक्ष पर है, ठीक है ना, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव की गणना है, अच्छा, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करना, समझे जी, यही काम हम लोगों को करना है। क्या कह रहे हो, देखो अब यहाँ किताब की एक छोटी सी लाइन का प्रयोग हम कर रहे हैं। माना कि P के ध्रुवीय नियतांक, कौन कौन से ध्रुवीय नियतांक लिए गए हैं, तो थीटा और A, सुन रहे हो, थीटा और A, ठीक है ना, ध्रुवीय नियतांक थीटा एवं A है, ठीक है ना। ध्रुवीय नियतांक को अंग्रेजी में पोलर कोऑर्डिनेट कहेंगे। ध्रुव मतलब नहीं जानते, ध्रुवीय नियतांक मतलब है जिससे मिलकर ये बना है ना द्विध्रुव, उसके लिए जो नियतांक है वह, तो थीटा और ए नियतांक प्रयोग किया। क्या ध्रुवीय नियतांक थीटा एवं आर है जी, थीटा एवं आर जो है इसके ध्रुवीय नियतांक है। थीटा यह दर्शा रहा है, सुनो, थीटा यह दर्शा रहा है कि बिंदु P जो है बिंदु P जहां भी है, ठीक है ना, वह उसको जब हम लोग मिला रहे हैं किस से, है मध्य बिंदु O से, ठीक है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव के जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है
उसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रही, वह क्या हो गया थीटा। सुन रहे हो। और आर क्या हो गई, यहां से यहां तक की दूरी। समझ रहे हो, इसी को नियतांक माना गया है। ठीक है ना। अब आगे P को A तथा B से मिलाकर OP पर लंब खींचा गया है। तो वही काम किए हैं। देखो P को A और B से मिला दिए हैं और इस पर A तथा B से एक लंब खींच लिए हैं। तो आगे लिखेंगे बिंदु P को A तथा B से मिलाकर, A तथा B से मिलाकर, ठीक है ना, BC तथा AD दो लंब खींचा गया है। अरे हल्ला मत करो जी, दो गो लंब खींच लिए हैं। देखो A और P दोनों को B से मिला दिया, दोनों को P से मिला दिया गया है। इसको भी P से मिला दिया है, इसको भी P से मिला दिए हैं। और उसके बाद BC और AD ये दो लंब खींच लिए हैं। समझे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये लंबाई निकालने के लिए है, इस लंबाई को निकालने के लिए, ठीक है ना, अब यहाँ पर ये दो छोटे छोटे त्रिभुज प्रयोग करेंगे। समझे। एगो हाई जो अभी ये बना रहे हैं, क्या नाम होगा इसका, OCB। ठीक है ना। तो लिखेंगे या त्रिभुज OCB में एगो समकोण त्रिभुज है ना जी, है एगो 90 डिग्री कोण बन रहा है ना इधर, समकोण लंब खींचा गया है, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें क्या होगा, देखो जी समकोण त्रिभुज होगा तो यहां से ये वाली लंबाई तो A है, हाई मालूम नहीं है, यही हमें निकालना है। कौन सा लंबाई निकालना है, O से C तक की लंबाई हमें निकालनी है। OC निकालने के लिए OC को हम ऊपर लिख लिए, जो मालूम है उसे नीचे लिख लेते हैं। तो नीचे कौन मालूम है, OB मालूम है। देखो O से लेकर के B तक की दूरी हमें मालूम है A। ठीक है ना। तो जब कोण यहां बना है, कोण हेद बना है ना, कोण यहां बना है, तो हई कोण है, हई आधार हो गया, हई लंब हो जाएगा। ठीक है ना। समझे। तो क्या नाम होगा इसका, आधार बटा, हई आधार भुजा हो गई, नीचे कोण, तो आधार बटा कोण लिखा गया है ना। देखो हई ऊपर वाले भुजा का नाम क्या है, आधार, और नीचे वाले भुजा का नाम क्या है, कोण। तो आधार बटा कोण क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा। इस भुजा का मान हमें निकालना है OC, नीचे वाला A है और यहाँ है cos थीटा। केवल OC बराबर क्या हो जाएगा, A cos थीटा। समझे। इसी प्रकार देखो आगे, इसी प्रकार अगर है नीचे वाले त्रिभुज में चलें, देखना इस नीचे वाले त्रिभुज में चला जाए, हल्ला मत करो, नीचे वाले त्रिभुज में चला जाए तो इसमें हमें हई भुजा निकालनी है। ठीक है ना। कौन कौन भुजा निकालनी है, OD। तो OD को ऊपर लिख लेते हैं और जो मालूम है उसको नीचे लिख लेते हैं। तो मालूम है हई वाली भुजा है, AO मालूम है। तो सेम जो अनुपात यहाँ होगा वही अनुपात यहाँ भी होगा। ठीक है ना। तो यहाँ भी cos थीटा ही रहेगा। तो OD बट्टा A बराबर, यहाँ भी cos थीटा होगा, तो A cos थीटा यह भी हो गया। देखो OC का मान भी आ रहा है A cos थीटा, OD का मान भी आ रहा है A cos थीटा। ठीक है ना। अतः अब ये दोनों मान अगर हम लोग इसमें प्रयोग करें, सुन रहे हो जी, और दोनों मान अगर है में प्रयोग किया जाए, ठीक है ना,
तो बीपी का मान कितना हो जाएगा? बीपी बराबर लिख सकते हैं हम लोग सीपी, और इसका मान ओपी, ओ से पी तक की लंबाई कितनी होती है? आर माइनस ओसी, ओसी का मान कितना होता है? ए कॉस थीटा, तथा एपी इज इक्वल टू डीपी, ओपी फिर से तो आर प्लस ए कॉस थीटा, दोनों मान मिल गया क्या? हाई ऊपर है, ये माइनस में, आई प्लस में है। पहले इतना लिखिए। देखो जी, अब आगे देखो। तो हम लोग यहाँ बीपी का मान इसमें लिख लिए हैं, आर माइनस ए कॉस थीटा, और एपी का मान इसमें लिख लिए हैं, आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है ना, समझे ना? इसका भी अब कोई काम नहीं है। अब देखो हम लोग कर क्या लिए, अभी तक हम लोग बिंदु बी से अर्थात प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी निकाल लिए, और माइनस क्यू आवेश से भी बिंदु पी तक की दूरी निकाल लिए है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों दूरियों का प्रयोग करके इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो आगे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव V प्लस क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बाई, क्या होगा जी? क्यू बाई आर ना, बोलो। क्यू बाई आर, आर की जगह पर आई वाला मान रखा जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा। एगो समीकरण हो गया। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव V माइनस क्यू बराबर, देखो ये सब कुछ सेम रहता है, खाली चिन्ह माइनस में हो जाता है। तो माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बाई, दूरी इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? हाई वाला आर प्लस ए कॉस थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों बिंदु आवेशों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव का मान हमें मिल चुका है। तो बिंदु पी पर कुल वैद्युत विभव अब जब निकालेंगे तो इन दोनों विभवों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आगे लिखेंगे बिंदु पी पर कुल वैद्युत विभव, क्यों? क्योंकि वैद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। तो लिखा जाएगा चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु पी पर कुल वैद्युत विभव V प्लस क्यू तथा V माइनस क्यू के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अर्थात V बराबर V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। समझे जी? बिंदु P का कुल वैद्युत विभव इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा।
समीकरण 1 व 2 से अब मान रखा जाएगा। तो v बराबर देखो v प्लस क्यू का मान 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर माइनस ए कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पर ये रखा जाएगा माइनस में 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। देखो दोनों मान रख लिए, अब जोड़ेंगे जब तो ये माइनस और ये प्लस दोनों का गुणा होकर के आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो v बराबर इंटू क्यू बाई आर माइनस ए कॉस थीटा, फिर यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा दोनों का गुणा होकर के 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। दोनों में देखो कैसे काट दीजिए, ये दोनों का हर अलग अलग न है, इसमें आर माइनस ए कॉस थीटा है, इसमें आर प्लस ए कॉस थीटा है। एक तरह होता दोनों तो कट के 0 हो जाता, समझे ना। तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा 1/4πε0 के और साथ में क्यू भी, ठीक ना। तो बचेगा क्या यहाँ से 1/r माइनस ए कॉस थीटा यहाँ बचा, माइनस में यहाँ से 1/r प्लस ए कॉस थीटा यहाँ से बचा। अब इनका एलसीएम लेकर के जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। इनको अब एलसीएम लेकर के क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू देखो आगे क्या होगा, क्यू बाई 4πε0 इंटू के और साथ में नीचे देखो इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो जब हाई है गुणा होगा तो r प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ लिखा जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा, हाई है गुणा होगा तो आगे माइनस है तो सगरी का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस में r प्लस में ए कॉस थीटा हो जाएगा, समझे भाई। r एगो माइनस में एगो प्लस में तो कट जाएगा, और नीचे जब दोनों का गुणा होगा तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये r माइनस ए कॉस थीटा एक बार r प्लस ए कॉस थीटा। अब इनका जब गुणा करोगे क्यू बाई 4πε0 इंटू के, अब है में क्या होगा ए कॉस थीटा यहाँ भी, ए कॉस थीटा यहाँ भी, तो 2a कॉस थीटा हो गया, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समझे। इतना आया, हाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा होकर के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखो हाई क्यू इंटू 2a है दिखाई दे रहा है, तो क्यू इंटू 2a का मान फिर से क्या हो जाता है p, p होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि क्या नाम होता है उसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो V इज इक्वल टू देखो, तो इसको हम 1/4πε0 के लिख लेते हैं, इंटू क्यू इंटू 2a को P लिख देते हैं, तो P कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा नहीं ना बदले थे, तो P कॉस थीटा हो गया, और बट्टा में नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट कॉस के साथ नीचे देख रहा है कितना चीज है। अब आगे क्या होगा, यहां तक हम लोग आ चुके हैं, सही है यहां तक, ठीक है ना। अब देखो भाई वैद्युत ए का मान जो होता है वो आर की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होगा
वह इस आर की तुलना में बहुत छोटा होगा, ठीक ना। तो आगे लिखेंगे चूंकि ए का मान आर की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, समझे। तो जब ओकरा के नगण्य किया जाएगा तो नगण्य करने पर भी इज इक्वल टू का आएगा, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आई इंटू पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर केवल, समझे जी। पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर यही आएगा केवल, ठीक है ना। अब निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए इस के का मान जो होता है वो क्या हो जाता है 1। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर यही जो है वैद्युत विभव का मान हो जाएगा, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में बहुत अंतर है जी।